दिख रहा है? यस सर। क्या आवाज है यस आपका? सर। आवाज आ रही है? यस सर। अरे अरे हाँ चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी थोड़ा फास्ट में कवर करूंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ, कल आपसे मैंने डिस्कस किया था, फ्लैश और फॉल सेटिंग की बात की थी। अरे, और मैंने बताया था जिप्सम जो है कैसे उसके ऊपर आपका जिप्सम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को कैसे बढ़ा देता है, ये सब बताया था कल। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ जिप्सम का थोड़ा सा वर्किंग को समझ लीजिए क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये काफी आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। देखिए, आपको बताया था जिप्सम को हम ऐड कब करते हैं, बताइए, बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। आपको मैंने बताया जिप्सम को कब हम ऐड करते हैं। क्लिंकर के टर्म्स सर, फॉर्मेशन बिल्कुल, जब मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उस टाइम पे हम जिप्सम को ऐड करते हैं, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर में। लेकिन जिप्सम को हम अपनी तरफ से एक्सटर्नली वी आर एडिंग जिप्सम इनटू द क्लिंकर्स सो दैट टू रिड्यूस द टेम्परेचर। वो मैं मैन्युफैक्चरिंग में बताऊंगा आपको क्यों डालते हैं जिप्सम। अब अभी यहाँ पे देख लेते हैं जिप्सम कैसे आपका काम करता है। जिप्सम जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिप्सम, एक मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, जिप्सम जो है एक टेम्पररी लेयर बनाता है। किसके अराउंड बनाता है लेयर? ये सीमेंट के पार्टिकल्स के अराउंड ये टेम्पररी एक लेयर बनाता है और सर पानी स्लाइड को रिएक्ट। हाँ बोलिए। स्लाइड बड़ा नहीं हो सर, दिखता नहीं कोई से। मैडम आप अपने साइड जूम कीजिए, जूम हो जाएगा आपके साइड से। यस सर। आपके साइड से जूम हो जाएगा, आप लोग जूम कर सकते हो। हो गया सर। ठीक है, चलिए। तो ये जिप्सम जो है, सर हाँ बोलिए। सर पूछना था ना इस तरह की सीमेंट की जगह एज फ्लाई एश क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? वाटर भी कंजर्व हो जाता है लार्ज जमा, बिल्कुल मतलब होगा क्यों यूज, नहीं आपको करते? बताओ, नहीं आपको बताएंगे ना। पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो बिल्कुल यूज करते हैं फ्लाई ऐश। कहाँ यूज नहीं करते हैं? किसने बोला नहीं यूज करते हैं? बिल्कुल यूज होता है नहीं सर, फ्लाई ऐश। यूज करते हैं लेकिन जितना सीमेंट के मामले में देखा जाए तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू देखिए सीमेंट। देखिए देखिए, जहाँ तक हमारा कोड जो है IS 456 क्या बोलता है, वी कांट यूज फ्लाई ऐश मोर देन 30%। मोर देन 30% साफ रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसलिए हम प्रोपोर्शन को 10 से 20-30% के अंदर ही रखते हैं। वो बताएंगे आपको कब यूज करते हैं फ्लाई ऐश का। लेकिन आप जब फ्लाई ऐश, वो बताएंगे बिल्कुल क्यों यूज नहीं। लेकिन आप देखिए, आप अगर बोलोगे इसको रिप्लेस करके हम पूरा ही खत्म कर दें सीमेंट को, उसको फ्लाई ऐश, सीमेंट फ्लाई ऐश के अंदर एक वैसा प्रॉपर्टी तो नहीं है ना सीमेंट के जैसा। उसके अंदर भी है बाइंडिंग प्रॉपर्टी, बट नॉट लाइक द सीमेंट, बिकॉज एल्यूमिना और सिलिका इज द मेन कंस्टिट्यूएंट फॉर द बाइंडिंग के लिए। लाइम, आपको पता है लाइम और सिलिका सबसे मेन पार्ट होता है बाइंडिंग के लिए। ये फ्लाइज में मैक्सिमम होगा क्या? नहीं होगा ना। फ्लाइज क्या है? बाय प्रोडक्ट है कहाँ का? कोल का। कोल के अंदर क्या है? कार्बन एलिमेंट है। बात समझ रहे हैं ना? मैं आपको बताऊंगा उसका भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं फ्लाइज यूज नहीं करते, यूज करते हैं उसको भी। आपको मैं बताऊंगा वो। अभी आप कैट सीमेंट में जब चलेंगे तो उसमें बताएंगे पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट 1489, आपको कोड में बताते चलूंगा कौन सा कोड यूज कर रहे हैं। लेकिन उसमें 10 से 15% ही हम यूज करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ओनली 10 to 15%। आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, अभी आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा आपको। ओके सर। मैन्युफैक्चरिंग की बात क्या है, ओके? अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए, तो अभी मैंने क्या बताया, जिप्सम जो है एक टेम्पररी लेयर बनाता है किसके अराउंड? सीमेंट पार्टिकल्स के अराउंड। और ये जो टेम्पररी लेयर है ये पानी को रिएक्ट करने नहीं देती। तो सीमेंट के किसके साथ नहीं देती है? सीमेंट के पार्टिकल के साथ पानी को रिएक्ट करने नहीं देती है। इसीलिए हाइड्रेशन का रेट स्लो हो जाता है। हाइड्रेशन रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि पानी, यहाँ पे देखिए, अगर इसीलिए इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। हाइड्रेशन रेट स्लो हो गया मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। अगर ये जिप्सम का लेयर ना हो तो C3A और C4AF, जो आपने ये पढ़ा था C3A और C4AF, यानी आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट, इतना फास्ट सेट कर जाएगा, इतना इजी, मतलब इतनी जल्दी से कि आप आप सीमेंट के साथ वर्क ही नहीं कर पाओगे, कुछ भी वर्क नहीं कर पाओगे सीमेंट के साथ। दैट्स वाई जिप्सम को हम लोग डिलीवरेटली ऐड करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो ये वर्किंग है जिप्सम की, मैंने आपको जिप्सम की वर्किंग समझाया। अब बताइए, देखिए क्या होता है सर, क्या होता है, सिंस लेयर ऑफ जिप्सम इज टेम्पररी, ये जो लेयर है जिप्सम का, ये आप देख रहे हो इसके अराउंड, ये टेम्पररी लेयर है। ये परमानेंट लेयर नहीं है, टेम्पररी लेयर है। ये टेम्पररी लेयर क्या होता है, बाद में ब्रेक कर जाता है कुछ टाइम के बाद। कहने का मतलब है जिप्सम का लेयर इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देती है, बट
फाइनल सेटिंग टाइम पे कोई असर नहीं करता। फाइनल सेटिंग टाइम जो आपका रहता है वही के वही निकल के आता है, और इनिशियल सेटिंग टाइम लेकिन आपका बढ़ा देता है ताकि आपको काम करने में ईज़ी हो जाए। कहने का मतलब ये है, जब तक ये लेयर रहती है तब तक पानी का रिएक्शन अवॉइड हो जाता है। ये लेयर जब तक रहेगा पानी का रिएक्शन अवॉइड करते मतलब शील्ड की तरह काम करता है वो, शील्ड की तरह वो पानी का लेयर को वो रिएक्शन नहीं देता करने के लिए, अवॉइड कर देता है वो। पर जैसे ही ये लेयर ब्रेक हो जाती है उसके बाद पानी रिएक्ट हो जाता है सीमेंट के साथ, और फाइनल सेटिंग टाइम वही निकल कर आती है। जो हमें फाइनल सेटिंग टाइम डिजायर चाहिए था कि आवर्स आपका रहता है जो सीमेंट का, वही निकल के आती है। ठीक है, ये आपका था फ्लैश सेटिंग में बात कर रहा था। अगर मैं फ्लैश सेटिंग की बात कर रहा था, इमीडिएट सेटिंग कैसे होता है, इंस्टेंट सेटिंग कैसे होता है सीमेंट के अंदर, जिप्सम कैसे आपको उसको पार्टिसिपेट करता है इसमें। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉल्स सेटिंग का। आपने एक वर्ड सुना होगा फॉल्स सेटिंग। फॉल्स का मतलब क्या होता है बता सकते हो? फॉल्स, फॉल्स बोलिए, बोलिए आप लोग, फॉल्स मतलब क्या होता है? फॉल्स मतलब दिखावा क्या होता हो है? गया। मतलब फॉल्स मतलब गलत हो गया। फॉल्स मतलब झूठ। रॉन्ग, मतलब क्या हो गया? दिखावा सर। अच्छा, फिर शो ऑफ क्या हो गया? शो ऑफ भी वही दिखावा हुआ। हाँ, फॉल्स भी दिखावा हो। फॉल्स सेटिंग सर कच्चा सेटिंग। हाँ, इसको आप कहते हो इनिशियल सर, इनिशियल। ये ये एक तरह से आप कहोगे ये झूठ मूठ की सेटिंग है, बस झूठ का सेटिंग है। नाम से आपको दिख रहा है, नाम से मतलब फॉल्स सेटिंग। अब देखिए क्या होता है, आपको नहीं होता है ऐसा, जो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O होता है जिप्सम का फॉर्मूला, CaSO4.2H2O। तो .2H2O जो वाटर है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये जिप्सम में वेपराइज करता है, या तो कम्प्लीटली या पार्शली, जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होता है। इसलिए जब वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में, ये पहले रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? जिप्सम के साथ, ताकि वो पानी का जो डिफिशियंसी है उसको फुलफिल कर दे। और फिर बाद में क्या होता है, ये हार्डन हो जाता है। ये बाद में क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाता है। हार्ड बन के फिर से वही आपको जो फाइनल सेटिंग है वो टाइम आपको बढ़ा कर दे देती है। अब ये कहने का मतलब ये है कि ये आप हार्ड सेटिंग या फॉल सेटिंग कैसे समझोगे सीमेंट के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? फील्ड में आपको बोलेगा कि प्रैक्टिकली आप बताइए करके फॉल सेटिंग हुई है नहीं हुई सीमेंट के अंदर, तो आप कैसे पहचानोगे? बताइए, आप पहचान पाओगे सीमेंट के अंदर क्या होता है फॉल सेटिंग? चलिए मैं बताता हूँ। इसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीका है, आप सीमेंट में एक ही तरीका है, आप सीमेंट में वाटर को ऐड करो, सीमेंट की प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्लास्टिसिटी समझ रहे हो क्या होता है प्लास्टिसिटी? यस सर। अभी मैं बेसिकली एक आपको बस इतना समझाऊं। प्लास्टिसिटी आप हर लोग डेली घर में देखते हो, घर में आप आटा मांडते होगे, आटा को जब मांडते हो और यू आर नीडिंग द फ्लोर, क्या कहते हो उसको, जब आप आटा को मांडते हो देखते हो ना, तो उसका डो बनाते हो ना? आटा गूंथते हो सर। हाँ, आटा जो गूंथते हो आप, इसको नीडिंग एक्शन कहते हैं। जब उसको नीडिंग करते हो आप, क्या होता है उसमें, आप जब उंगली उसके अंदर इम्प्रेस करते हो, फिंगर को जब इंसर्ट करते हो, एक टाइम तक वो इलास्टिक लिमिट में कितना थोड़ा सा वो रिटर्न बैक होता है वो अपने आप को इंडेंट मार्क, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मार्क रह ही जाता है वापस उसमें। वो जो मार्क वापस रह जाता है ना, वही प्लास्टिक है। क्या होता है? सो वो इलास्टिसिटी आ जाता है और चिपचिपा टाइप का होता है। नहीं देखिए, वो अलग, मैंने आपको क्या समझाया, उस आटे में वो दोनों उसमें होता है कंडीशन ये होता है। इसमें। उस आटे के अंदर दोनों कंडीशन आ जाएगी। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, आप डेली घर के अंदर देख रहे हो, अगर मैं आपको बिल्डिंग के अंदर बता दूं या कंक्रीट के अंदर, का बोलोगे सर दिखता तो है नहीं, कहाँ से समझ पाएंगे? इसलिए मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया, आटा सबसे बेस्ट एग्जांपल। आप आटा को देखते हो, जब भूनने के बाद उसको आप ये उंगली इंसर्ट करो उसके अंदर, आप देखोगे वहाँ पे कुछ टाइम तक इट विल रिटर्न बैक। देखना थोड़ा सा वो रिटर्न बैक हो जाएगा, जो रिटर्न बैक हो गया वो उसके इलास्टिक लिमिट हो गया। जो नहीं हो पाया, रेगेन अपना पोजिशन को नहीं ले पाया वापस, उसको कहते हैं प्लास्टिक। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे यही कहने का मतलब है, सीमेंट के अंदर आप क्या करोगे? पानी ऐड करते जाओ। अगर पानी ऐड करते गए और वहाँ पे सीमेंट की प्लास्टिसिटी अगर नहीं बढ़ी, प्लास्टिसिटी मतलब ईज टू फ्लो, मतलब वो मटेरियल फ्लो करने लगे, प्लास्टिसिटी उसके अंदर हो गई है, फ्लो कर जाए, तो वो कहने का मतलब उसके अंदर फॉल सेटिंग थी। सीमेंट और पानी में डालने से सीमेंट में कोई प्लास्टिसिटी का फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सीमेंट सही में सेट कर गया है। पानी आप ऐड करते जाओ, सीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सीमेंट सेट कर चुका है। इसका मतलब अगर सीमेंट फ्लो करना शुरू हो जाए, समझो अभी सीमेंट सेट नहीं हुआ, यानी फॉल सेटिंग यहाँ पर नहीं हुआ है। बात समझ पा रहे हो आप? हाँ सर। यहाँ पे दो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, फॉल सेटिंग और फ्लैट सेटिंग। चलिए, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, अटैच टू सल्फ ये। चलिए अब मैं थर्ड कंपाउंड से मैं बात करने चला हूँ। नेक्स्ट ऑफ द बोगस कंपाउंड है ये थर्ड बोगस कंपाउंड है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नाम में दिख रहा है यहाँ पे क्या कैसे प्रेजेंट है, सिलिकेट और कैल्शियम। यानी कैल्शियम मतलब लाइम और सिलिका इसके अंदर है। बाकी जो पहले आपने सब देखा था इसके अंदर एल्यूमिना था, एल्यूमिना था इसमें, अब
पहले वाले में क्या था, एल्यूमिना था, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था एल्यूमिना क्या करता है, एल्यूमिना इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, इसलिए ये दोनों जो था क्विक सेटिंग कर जा रहा था आपका पहला दोनों का बोगस कंपाउंड जो है C4AF और C3, आपका ये वाला C3A और C4AF, इसका एप्लीकेशन है ये दोनों इमीडिएट या क्या कहते हो फ्लैश सेटिंग हो रहा था, इसका क्विक सेटिंग कर रहा था ये। लेकिन अब जो हमारा ये है ये इंजीनियरिंग पर्पस से जो थर्ड ऑफ द बॉक्स कंपाउंड है व्हिच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग ऑल फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस यूज, जितने भी इंजीनियरिंग पर्पस में यूज होता है ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। कौन सा, इसका टेक्निकली हम इसको हम बुला रहे हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो इसमें 3 मोल किसका है, लाइम का है, और 1 मोल किसका है, सिलिका डाइऑक्साइड का है ना, 1 मोल सिलिका डाइऑक्साइड का है। जैसा नाम है एग्जैक्टली वैसा केमिकल फॉर्मूला है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब यहाँ पे इसका एब्रिविएशन आप यूज कर रहे हो C3S, इसको हम एलाइड भी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टर्म बोलते हैं एलाइड, इसको एलाइड बोलते हैं। और इसकी जो परसेंटेज है वेरी इन द रेंज ऑफ 45 to 65%, 45 से 65% इसकी वेरी करती है परसेंटेज। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें लाइम भी है और सिलिका भी है, आप देख पा रहे हो लाइम भी है और इसमें सिलिका भी है, बोथ इम्पार्ट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी, दोनों क्या करती है, बोथ इम्पार्ट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन द सीमेंट, दोनों का क्या काम है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करना, लाइम और सिलिका बोथ। कहने का मतलब है ये वो कंपाउंड है जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम सीमा हो, सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा C3S, यानी ट्राइकल्शियम सिलिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बोक्स कंपाउंड अमंग ऑल, जितने भी हम 4 पढ़ेंगे उस सब में से बेस्ट ये होता है C3S। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, इट अंडरगोज हाइड्रेशन, या पहला पॉइंट अब देखिए क्या कहता है, इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन अ वीक और 2, यानी पहली वीक यानी ये पहले के 1-2 सप्ताह में 1-2 वीक में ये क्या करता है, ये हाइड्रेशन में चला जाता है, यानी वाटर ऐड करने पे इसमें हाइड्रेशन शुरू हो जाती है। इसका मतलब इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो C4AF से कम है या ज़्यादा है, बताइए, कम है या ज़्यादा है इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन, C4AF से ज़्यादा कम है, क्या ज़्यादा कैसे बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं ज़्यादा, रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब क्या समझे आप, रेट ऑफ हाइड्रेशन बस आप ये समझिए पानी जाने के बाद जो इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होता है वो रेट ऑफ हाइड्रेशन है। सबसे फास्ट आपको मैंने क्या समझाया था, C4AF विगरस रिएक्ट करता है पानी के साथ जाते ही, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ था C4AF हैव द मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन अमंग C3A एंड C4AF, इन दोनों में रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, C4AF का ज्यादा होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन एज कम्पेयर टू C3A। बात समझ में आ रही है, ये आपको 24 घंटे के अंदर में हो जाता है रेट ऑफ हाइड्रेशन इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आपको विद इन अ वीक और 2, 1 से 2 सप्ताह के अंदर में होता है। इसमें ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन बताइए अब आप, C4AF में या C3S में, C4AF, बिल्कुल सही बात है, हाँ ये समझिए इस बात को। और C3A इसका देखिए रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, C4AF से भी कम है और C3A से भी कम है। C3A भी क्या बोल रहा था आपको, ये भी आपको 24 घंटे के अंदर में होता है ना C3A भी। तो ये हीट ऑफ आपको हाइड्रेशन किसका ज़्यादा है सर, क्या बोल रहे हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा है, देखिए अब मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन वो अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको अलग से वो बताऊंगा तब होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको सबसे ज़्यादा C3A के अंदर में आएगा, सबसे ज़्यादा C3A के अंदर है। हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग चीज़ है और रेट ऑफ हाइड्रेशन अलग चीज़ है, दो अलग अलग कंसेप्ट है, इसको मत कीजिए अभी, वो आपको समझाऊंगा आगे, बात समझ पा रहे हैं। आप अगर पूछेंगे तो वो कंफ्यूज कर जाएंगे, अभी मत कंफ्यूज कीजिए, अभी मैं आपको समझा दूंगा वो भी। सबसे ज़्यादा आप बस ये ध्यान रखिए, अगर आप क्वेश्चन पूछें तो C3A में सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन है, और सबसे ज़्यादा अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट मतलब इंस्टेंट रिएक्ट जो विग्रस करता है फास्ट, तो C4AF है। अभी के लिए दिमाग में बस इसको रखिए, मैं आपको बताऊंगा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा है, फिर बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी बताऊँ किसका ज़्यादा है। आपने पूछा एक, मैं आपको 3 बताऊँगा, आप समझ रहे हैं ना। अभी देखिए आप इसको समझिए, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF में आपको बताया था रेट ऑफ हाइड्रेशन। अब यहाँ पे देखिए इसमें 1 से 2 सप्ताह के अंदर होता है, ये 1 से 2 वीक के अंदर में ये बोल रहा है। अब ये कह रहा है यहाँ पर इसकी जो हाँ, आपने क्या देखा था, जो हमारा C4AF था और C3A था वो 24 घंटे के अंदर में होता था, यहाँ पे ये दोनों 1 दिन के अंदर हो रहा है। अब दूसरी चीज़, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का पैरामीटर हो गया। कल किसी बच्चे ने शायद स्ट्रेंथ के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा था सर, स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम से क्या फर्क होता है, स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम में कोई फर्क नहीं होता है। कई सीमेंट पे क्या होता है, सेट तो हो जाएगा टाइम पे, लेकिन स्ट्रेंथ धीरे धीरे अपने टाइम पे अचीव करता है, आप समझ पा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि सीमेंट सेट होते, अब खुद सेटिंग है वो सेट तो बहुत जल्दी हो जाएगा, OPC है वो भी सेट हो जाएगा, लेकिन दोनों का स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का स्ट्रेंथ एक दिन में सेम होगा, दोनों का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, 3 दिन पे, 7 दिन पे, 14 दिन पे,
लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा वो सभी सीमेंट का सेम होगा। हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं यहाँ पे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल बी सेम बट द अर्ली स्ट्रेंथ विल बी वेरिंग इन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। वो हम देखेंगे आगे कैसे कैसे सब में अलग अलग होता है स्ट्रेंथ। तो इसलिए ये अभी तक के ध्यान रखिए, इफ इन एनी कंस्ट्रक्शन में हमें अगर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन में अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पर हम C3S का प्रोपोर्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। बस इतना ध्यान रखिए आप। सबसे मैक्सिमम प्रोपोर्शन अगर सीमेंट में होता है, इसके कॉन्स्टेंट होते हैं, तो अपना जो हेलाइट है ये 45 to 65% होते हैं। इसके प्रोपोर्शन को बढ़ाइए आप, अर्ली स्ट्रेंथ उसके अंदर क्या गेन कर लेंगे, गेन कर लेंगे अर्ली स्ट्रेंथ। तो बताइए कहाँ कहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ आपको चाहिए होता है, बोलिए आप लोग जवाब दीजिए यहाँ पे। यस, जब रोड बना रहे हैं तो उस समय हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होता है, क्योंकि ताकि ट्रैफिक ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और अगर डैम बना रहे हैं तो उसमें भी रिक्वायरमेंट है सर, टाइम, क्योंकि सर उसमें पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या बोला आपने, डैम में कहाँ बोला सर? डैम में लो हीट सीमेंट यूज होता है। नहीं डैम यहाँ पर आप यूज नहीं करोगे, डैम में आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे गेन कर लोगे। मैं तो बताऊंगा डैम का क्या, आप देखिए ये आपको पहला ही पॉइंट कर रहा है, आप कहाँ यूज करोगे पहले, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में। पेमेंट में वो आपकी बात होती है, सीमेंट कहाँ यूज करते हो, कौन से पेमेंट यूज करते हो, सीमेंट को। पेमेंट के अंदर पेमेंट कितने टाइप के होते हैं, पेमेंट सर 2 टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट। हाँ तो इसको किसमें यूज करोगे, रिजिड में या फ्लेक्सिबल में। फ्लेक्सिबल में यूज करें सर। फ्लेक्सिबल पेमेंट को समझते हो क्या होता है, फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड में होता है, रिजिड में और हाँ उसमें होता है पुटम यूज होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में बिटुमेन यूज करते हैं। द नेम ओनली सजेस्ट फ्लेक्सिबल, इट मींस उसकी जो वोल्टेज ऑफ प्लास्टिसिटी है वो काफी शानदार है, वो मतलब शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है वो पेमेंट, हमारी पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट। बट रिजिड पेमेंट, the voltage of rigidity is very hard and stiff due to the proportion of cement and concrete in it. इसके वजह से स्ट्रक्चर आपका rigid होता है। That got it? ये मैंने डैम सर इसलिए नाम लिया क्योंकि डैम को सर बहुत पानी रोका जाता है ना, तो उसमें भी अर्ली हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन जल्दी हो ताकि पानी जल्दी स्टोर कर सके। उसमें डाई कस्टम सिलिकेट यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा डैम में क्यों इसको यूज नहीं करते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आपको आराम से सुनिए अभी तो बताऊंगा क्यों यूज नहीं करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अभी देखिए फिर नेक्स्ट हमारा काम होता है यूज कहाँ होता है, ये पूछता है यूजेस पूछेगा एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट यूज हम सीपीएस से कहाँ पे करेंगे, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन। ठीक है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि कहीं कहीं ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ताकि आप कवर कर लेंगे, सोच से भी आप कवर करते जाएंगे, सुन के भी आप समझ लेना चाहिए होता है, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। सब आपको पढ़ना है आगे प्री फैब्रिकेशन वगैरह, इसमें पूछना प्री फैब्रिकेशन होता है क्या है। प्री फैब्रिकेशन किसी भी एक सामान को पहले बनाया जाता है, मतलब साइट पे नहीं, कहाँ पे काम हो रहा तो पहले बना दिया जाता है, फिर उसको वहाँ पे लाके रखा जाता है, फैक्ट्री बना दिया जाता है। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे तो प्री स्ट्रेस भी आपको हो जाएगा, उसमें दो कंसेप्ट प्री स्ट्रेस और पोस्ट टेंशन आ जाता है, दो कंसेप्ट आ जाते हैं आपका आरसीसी से। प्री टेंशन पोस्ट टेंशन आ जाता है, क्या वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है। नहीं सर, पोस्ट फैब्रिकेशन तो अलग हो गया। प्री फैब्रिकेट पोस्ट फैब्रिकेशन तो कुछ वर्ड ही नहीं है ना, प्री फैब्रिकेशन कोई वर्ड है, देयर इज ओनली वन सिंगल टर्म प्री फैब्रिकेशन। यस सर। हाँ तो पोस्ट टेंशन और प्री टेंशन ये दो वर्ड हो सकता है। चलिए मैं समझाता हूँ प्री फैब्रिकेशन होता क्या है। आप अभी जो आप देखते हो बड़े बड़े मॉड्यूलर स्ट्रक्चर सुनते हो कि भाई 100 मंजिल बिल्डिंग, 80 मंजिल बिल्डिंग, 1 महीने के अंदर बन रही है, 2 महीने के अंदर बन रही है, कैसे बन रही है पता है ये सब फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का यूज करके बन रहा है। ये फैब्रिकेटेड पैनल्स होता है, ये क्या होता है मॉड्यूल्स के फॉर्म में हर सेक्शन को बना कर रखते हैं इसके अंदर में, आपको बस लाके उसको असेंबल करना होता है उस जगह पे। मान लो आप अगर बिल्डिंग बना रहे हो, प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स को हम लोग बना कर रखते हैं हर शेप और साइज में। आपको वॉल चाहिए इस साइज का, मान लो अगर वॉल चाहिए आपको 10 फीट का, वो बना हुआ है मेरे पास। और आपको वॉल चाहिए फ्रंट में आपको 4 फीट का, वो भी बना हुआ है। आपको स्लैब चाहिए वो भी। ये आपको जितने भी वॉल्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, मेनली हम पैनल्स भी यूज करते हैं। स्लैब तो आप प्री फैब्रिकेटेड नहीं रखो फिलहाल, वास्तव में वो भी लग रहे हैं आजकल। अब तो स्लैब भी प्री फैब्रिकेटेड आ रहा है, वो भी रखा जाता है। लेकिन ये सब आप कहाँ पे करते हो, ये सब आप वहाँ पे यूज करते हो जहाँ पे बहुत स्पीडी कंस्ट्रक्शन करना हो, जहाँ पे आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट कम हो। जैसे आप देखते हो चैनल वगैरह में बड़े ऊंचे मान बहुत जल्दी बन जाता है, कैसे बनता है, यही कंसेप्ट यूज करते हैं प्री फैब्रिकेशन का। गॉट इट। प्री फैब्रिकेशन में मॉड्यूल्स बने होते हैं, हर सेक्शन का मॉड्यूल्स होता है। एक आप देख सकते हो प्री फैब्रिकेशन, आप देखते होंगे ये क्या नाम है, जो फ्लाईओवर वगैरह जो बनता है, तो साइड में जो पैनल्स होते हैं रेनफोर्स्ड अर्थ वॉल्स, आरई वॉल्स देखा है आपने, तो फ्लाईओवर जो उठते हैं तो
इम्बैंकमेंट जो मिट्टी को रोकने के लिए जो आरी वॉल्स बनते हैं वो सब प्रीफैब्रिकेटेड पैनल्स है वो सब। समझ पा रहे हो बात को? हेलो स्टूडेंट। और दूसरा प्रीफैब्रिकेटेड काम होता है इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा, क्योंकि आपके पास मोल्ड कम होते हैं, आपको मोल्ड की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो आप इसलिए स्पीडी वर्क करते हो वहाँ पे। और तीसरा काम आप बता सकते हो, एग्जाम्पल रेलवे का स्लीपर, रेलवे स्लीपर्स, हैव यू सीन रेलवे स्लीपर्स, कंक्रीट स्लीपर्स? यस सर। ये सब जगह पे आप यही सीमेंट यूज करोगे, फिर आप इस जगह पे आप और नहीं, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का भी सीमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो दूसरे ग्रेड के भी सीमेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ ये सब वहाँ यूज होता है ये सब। फिर आप कहाँ यूज कर सकते हो, स्पीडी वर्क कराइए। और एग्जाम्पल दे सकते हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डील कर रहे हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। अब कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में आपको अगली स्टेज क्यों चाहिए होता है बताइए? देखिए आप अगर बोलिए। फ्रीजिंग एंड थॉइंग का शाबाश। फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन की वजह से हम जल्दी जल्दी वहाँ पे सेट कर लेते हैं, वरना पानी भी सीमेंट के अंदर रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फ्रीज कर जाएगा। फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे वो खाओ कर जाएगा, यानी वो मेल्ट कर जाएगा। जब मेल्ट करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे। वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे तो क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, और यही रीजन है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए वहाँ पर हम क्या यूज कर लेते हैं, अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट को हम चाहे जल्दी जल्दी वो सेट कर जाए, स्ट्रेंथ गेन कर ले। चलिए अब ये आपको यूज कर देंगे, वे फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, यही आपको एक्सप्लेन किया था। आपको फ्रेमवर्क यूज करना जहाँ पे स्पीडी कंस्ट्रक्शन के लिए, मान लो आपको बहुत स्पीडी घर को बनाना है, कंक्रीट करना है, स्लैब लगा कास्ट करना है बेंच को, वहाँ पे आप इसको इसके प्रोपोर्शन को बढ़ाया जाता है, इसके सीमेंट को। अब ये नहीं कि आप अपने हाथ से बढ़ा के लेके आ जाओगे, मार्केट में मैन्युफैक्चर से बना के रखे हुए हैं, आपको किस तरह का सीमेंट यूज करना है वो आप पे डिपेंड करना है, आपको किस सीमेंट चलाना है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला, वेयर फॉर्मवर्क इज टू बी यूज फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। ये सारे पॉइंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का यूज कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछता है ये वाला, इसलिए आप इसको ध्यान से रखेंगे इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट में बोल रहा है पॉइंट इज ऑब्जर्व टू हैव द बेस्ट सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी अमंग्स्ट ऑल द बोक्स कंपाउंड। सब जितने भी बोक्स कंपाउंड पढ़ा आपने, सबसे बेस्ट सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी किसके अंदर है, सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के अंदर में। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड सिलिका इन इट। हमें पता है लाइम और सिलिका क्या इंपार्ट करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। और हमें पता है ये स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, बाइंडिंग तो है ही, ये स्ट्रेंथ को भी देता है। हाँ, सीमेंट को क्या इंपार्ट करता है, लाइम और सिलिका स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है। गॉट इट? इसलिए इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, यानी फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ये इसलिए ये आपको मैंने पॉइंट यहीं पे समझाया था, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में कैसे ये कंसेप्ट काम कर रहा है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन कैसे हो रहा है वहाँ पर, बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन रियल टर्म। अब देखिए ये आपको यहाँ पे किसका मैकेनिज्म है, मैं मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ, क्या सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ कोड इंपार्ट करता है, यार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप जो पढ़ रहे हो भाई स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देता कौन है सीमेंट के अंदर, आज समझिए कौन देता है स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट को, यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, जब आप C2S आपने पहले देखा होगा, C2S और C3S को, तो आपने C2S को आप C3S को आपने क्या किया, पानी के साथ क्या कर दिया, पहले हाइड्रेट करवाया, यानी हाइड्रेशन इसमें स्टार्ट हुई। हाइड्रेशन जब स्टार्ट होती है एक कंपाउंड बनता है CHSL जेल, मतलब कैल्शियम सिलिका और आपका हाइड्रोजन यानी वाटर का CHSL जेल बन जाता है। यही जेल जो है यही सीमेंटेशियस या बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है सीमेंट के अंदर में। कोई भी सीमेंट हो उसके अंदर यही प्रॉपर्टी देता है, यानी CHSL जेल। अब इसका एक्चुअल मैकेनिज्म देखें क्या होता है, जब C3S वाटर के साथ जब हाइड्रेट करता है या रिएक्ट करता है, देन इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ CHSL जेल। CHSL जेल बनता है जो कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है, और इसके साथ कैल्शियम डाइऑक्साइड, अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज होता है। अब ये जानेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है। पहले आप समझिए CHSL जेल, यहाँ पे CHS में क्या है, सिलिका भी आ गया, यही हमारा मेन स्ट्रेंथ को इंपार्ट करता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा एक्चुअल में इंपार्ट स्ट्रेंथ कौन करता है, तो CHSL जेल ही हमें सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी या बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है सीमेंट के अंदर में। ये मैकेनिज्म आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, ये मैकेनिज्म यही है। अब ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल जो आपका है, ये इसकी फॉर्म क्या बोलते हैं, ठीक है मैं फिर समझाता हूँ। ये आप मैकेनिज्म आप देख रहे हो, कैल्शियम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को जब आप वाटर के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो यानी हाइड्रेट करवाते हो, यानी मिक्सिंग करते हो पानी की, तब आपकी कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल की फॉर्मेशन होती है। यानी दिस कैल्शियम हाइड्रेट जेल सिलिका फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन वाटर इज बीइंग एडेड इनटू द C3S, एंड वाटर जब भी ये रिएक्ट करके बनता है, और ये जो कंपाउंड C3CSS जेल जिसको आप लोग कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल भी कहते हो, यही मेन स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है सीमेंट के अंदर में।
और इसी CHSL जेल को हम लोग टोबरमोलाइट भी कहते हैं। इसी CHSL जेल को क्या बोलते हैं हम लोग? टोबरमोलाइट जेल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम वगैरह में, कॉम्पिटिशन वगैरह में। इसको हम टोबरमोलाइट जेल भी कहते हैं इसी को, इसी CHSL जेल को। और यहाँ से हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज होती है, जो कि हाइड्रेशन जो हमें रिलीज होती है हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर में, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी कुछ न कुछ बेनिफिट है। ये क्या करती है, ये इसका टेंडेंसी जो रेनफोर्समेंट के अंदर जो टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करती है कोरोजन करने के लिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बताइए कोई, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज कोरोजन? आप ही समझाएं तो आपके कंसेप्ट को समझ जाएंगे कैसे रेनफोर्समेंट कोरोजन होता है। सर ये रस्टिंग है, लोहा में लग जाती है सर, वो ब्राउन रेडिश कलर का जो होता है सर। जंग लगना सर, जंग लगना। सर कटाव धीरे धीरे वो कटते रहता। ये तो मुझे भी पता है बाबू, ये तो पता है कहाँ कटा हो गया, जंग लग गया, रस लग गया, तो होता है कैसे, मैं ये पूछ रहा मैकेनिज्म इसका। जब सर हेलो हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना सर, तब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, बोलिए फिर से एक बार आवाज। आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना सर, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण से कोरिजन होता है। बस अब देखिए, आपने तो बोला आयरन, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब बोलते हो आयरन, आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, क्या वो जंग लगा देगा? नहीं लगा पाएगा। आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट, आप आंसर सही दे रहे हो, बस मैं आपको थोड़ा सा और फिनिशिंग कर रहा हूँ कैसे लगता है कोरोजन, इसको समझिए इस कंसेप्ट को। आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, यानी अपने एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो तो जंग लेगा, लेकिन बशर्ते उसमें मॉइस्चर का भी होना जरूरी है। वाटर शुड बी ऑल्सो बी प्रेजेंट देयर, देन ओनली रस्टिंग विल टेक प्लेस, अदरवाइज आपका रस्टिंग नहीं होगा। अब ये बताओ, कंक्रीट जो आप करते हो, आप नॉमिनल कवर क्यों देते हो कंक्रीट के ऊपर पे? यही रीजन है कि आप उसको एयर से और वाटर के कांटेक्ट से उसको इरेडिकेट कर देते हो, यू कंप्लीटली रिमूव, इसलिए आप रस्टिंग आपके रेनफोर्समेंट में, व्हेन यू ओपन द स्लैब, जब आप छत खुलती है, आपको उसमें जंग नहीं दिखेगा उसके रेनफोर्समेंट में। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज आपने उसमें ऑक्सीजन की और वाटर की सप्लाई को कट कर दिया। बट इट रस्टिंग का मेन कारण क्या है? वाटर एंड ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये दो याद रखिएगा, दो पैरामीटर को। रस्टिंग कभी भी ऐसे नहीं लगता है, रस्टिंग भी आपको, अब देखो खिड़की में, अब बोलते हो सर हम पानी में, खिड़की में तो लोहे में पानी तो मारते हैं नहीं, जंग तो लग जाता है फिर भी। तो मुझे ये बताइए, आपकी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है कि नहीं है प्रेजेंट? यस सर। तो वो मॉइस्चर जो लेडन एयर होते हैं, मॉइस्चर लेडन एयर, वो आपसे जब आपके मेटल पे आके जब स्ट्राइक करते हैं, उसके अंदर कोरोजन, इसलिए आप क्या करते हो उसके ऊपर, आप उसके ऊपर पेंटिंग करते हो, हाँ पेंट करते हो। तो वो मैं पेंट में पढ़ाऊंगा क्या होता है पेंट में, वार्निश क्या होता है, कैसे करते हैं, रेड ऑक्साइड का पेंट वगैरह क्यों करते हैं, ताकि वो रस्टिंग को एक लेयर उसके ऊपर बना देता है पेंट, इम्परमेबल लेयर, वाटर उस पर आए, मॉइस्चर आए, वो इजिली रिमूव हो जाए, वॉश अवे हो जाए, स्लिप कर जाए वाटर। बात समझ में आ गई? हाँ, ये मैं आपको क्या, हाँ ये मैं आपको बताया कि यहाँ पर जो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। C3H जब वाटर के साथ जब हाइड्रेट होता है तो आपको जेल का फॉर्मेशन होता है, CHSL जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, और यही जेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टोबरमोलाइट जेल भी कहते हैं। और इसके साथ साथ एक और रिलीज होता है जो कि हम जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको रिलीज होती है, साथ में इसकी रिलीज हो जाती है। बात समझिए? अब मैं आपको समझाऊंगा, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं समझा दूंगा, और नेक्स्ट जब इसका देखेंगे कंपाउंड, तो उसमें समझाऊंगा कैसे ये एक बेनिफिट की तरह काम करता है ये हमारा, कैसे रेनफोर्समेंट में कोरोजन लगने से रोकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्यों इसका एक एडवांटेज है ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है हमारे लिए, दोनों है। मैं आपको अभी नेक्स्ट इसमें समझाता हूँ। तो नेक्स्ट ऑफ द कंपाउंड टू बी रेफर्ड इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट नाम में आपको दिख रहा है, डाई यानी 2 मोल किसका होगा, कैल्शियम का, लाइम का, और 1 मोल किसका है, सिलिका डाइऑक्साइड का। तो इसका एब्रिविएशन आप देख रहे हो, C2S इज द एब्रिविएशन एंड इज टेक्निकली नोन आल्सो नोन एज बेलाइट। तो क्या बोलते हैं, बेलाइट। और इसकी प्रोपोर्शन होती है इन द रेंज ऑफ 15 to 35% इन द कंस्टिट्यूएंट इन द ऑफिस, इसकी 15 से 35% होती है इसकी। अब मैं इसका, अब एक चीज़ आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये जो आपका पहला पॉइंट कहता है इट अंडरगोज हाइड्रेशन विदिन अ ईयर और सो आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इन द सीमेंट। मतलब अब मैं आपसे एक सिंपल से ये समझा रहा हूँ, जब आप सीमेंट के साथ पानी मिलाते हो, इसकी जो रिएक्शन है वो 1 साल के आसपास होती है, 1 साल, गॉट इट। और एक कंटिन्यू चल रही होती है इन्फिनाइट टाइम तक, ऐसा नहीं है कि वहीं पर रुकेगी, कंटिन्यू चल रही थी इन्फिनाइट टाइम तक। और ये इन्फिनिटी की वैल्यू बता सकते हो कितनी है, अप्रॉक्स 13 to 14 ईयर्स तक चल रही होती है।
की जो हाइड्रेशन है अप्रॉक्स 13 to 14 ईयर्स तक चल रही होती है। ये C2S बात समझ पा रहे हो? तो अब मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, आप मुझे बताएं रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम किसका होगा? C2S। C2S का सबसे ज्यादा किसका वो रेट ऑफ हाइड्रेशन, आप सुनिएगा वर्ड को, रेट ऑफ हाइड्रेशन मैंने बोला, रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम किसका होगा सबसे फास्टेस्ट या हाईएस्ट? C2S। C4AF। 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 मैं सुनिए क्वेश्चन को, मैं आप सुना करें अच्छे से तब बोला करें, जल्दी नहीं देना है जवाब। अब आप खुद अरेंज कर लेंगे, आप अब इतना आप समझ गए हैं। सबसे ज्यादा रेट ऑफ, अगर बात करें अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन की, सबसे ज्यादा होगा C4AF में, फिर बताइए किसका होगा? C3S सर। शाबाश। फिर किसका होगा? C3S। C3S। फिर किसका होगा? C2S। शाबाश, गुड, शाबाश, बहुत शानदार। आप तो बहुत सही समझ रहे हो, अब आप लोग समझ रहे हो, ये आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन है, ये आप समझ रहे हो? आप लोग पढ़े हुए हो क्या पहले से ये सब? पढ़े हैं। डिप्लोमा में पढ़े थे। हम सब आप लोग डिप्लोमा में जवाब दे रहे हो क्या ये सब? तो बाकी हमारे बच्चे कहाँ गए? वो सब हम भी बताए सर सर, हम लोग भी बोले नहीं सर। सर, हम सब भी बोले। नहीं, सब पार्टिसिपेट कीजिए बाबू, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि आप सोच रहे हो ना ये बाद में पढ़ लूंगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने की। ये बात समझिए, मैं आपको बार बार शुरू पहले दिन से पूछ रहा हूँ, जो होता है पढ़ना बहुत है आपको टेक्निकल सब्जेक्ट, टाइम कम है, इसी बीच में आपके अपने अंदर में करिकुलर एक्टिविटीज को भी डेवलप करना है। यू हैव टू डेवलप ईच एंड एवरीथिंग विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। और आप सोचो मैं बाद में कर लूंगा, टाइम इज वेरी लेस। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, ये पानी मिलाते ही 1 साल तक इसकी हाइड्रेशन होती है, 1 साल तक, 1 साल के आसपास तक। अब देखिए वो अलग बात है, रेट बहुत कम हो चुकी होती है इसकी, अब इसकी जो हाइड्रेशन चल रही है स्लोली है, और ये इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ, ये भी इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें क्या है अब बताइए, इम्पार्ट किस तरह का स्ट्रेंथ है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम और सिलिका, लाइम और डाई कैल्शियम, लाइम और सिलिका दोनों इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब ये है, इसमें लाइम भी है और इसमें सिलिका भी है, इसका मतलब है ये रिस्पॉन्सिबल हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, यानी प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब धीरे धीरे धीरे, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ में मिल जाएगा उसमें। अब देखिए, आपने किसी ने एक अभी पूछा था सर डैम में हम क्या यूज करेंगे, C3S C2S। आप देखिए डैम के कितने साल में बन जाता है बताइए, डैम को बनने में कितने साल लग जाते हैं? 2-3 साल लग जाते हैं। 2-3 साल में डैम बन जाता है? ये कहाँ पर आपने देखा है दिल्ली डैम में? 10 साल। 10 साल से। Around 10 years sir। 10 ईयर्स मिनिमम पीरियड है, मिनिमम। वो तो डिपेंड करता है कॉस्ट की अवेलेबिलिटी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, प्लस वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स और वेरियस पॉलिटिकल फैक्टर्स। आजकल पॉलिटिकल फैक्टर्स भी ज़्यादा है इन सब चीज़। थोड़ा सा सरकार चेंज होगी, डैमिंग तो बन रहा है तो वो बनना बंद हो गया। बात समझ पा रहे हो? लेकिन ये सब अदर एस्पेक्ट हैं, ये एस्पेक्ट समझ जाएगा। लेकिन डैम को बनने में, डैम को छोटा सा नहीं बनता है, डैम का भी लंबे ह्यूज बड़े स्ट्रक्चर रिजर्वायर। अब देखो डैम तो आप बोलते डैम, आपको पता भी होगा कि डैम में एक रिजर्वायर नाम का वर्ड होता है, रिजर्वायर। यस सर, जहाँ पानी स्टोर होता है। बिल्कुल, डैम कुछ नहीं है, डैम आपने एक स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया, सपोज करो आपने दीवार खड़ा कर दिया, बस वही डैम हो गया। जहाँ से आप पानी को स्पिलवे के थ्रू आप उसको पानी को फॉल करवाओगे। आपको पढ़ाऊंगा अगर मौका मिला, मैं आपको ये वाटर सब जो ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलॉजी वगैरह में सब पढ़ाऊंगा कैसे ये वर्क करता है, सारे प्रिंसिपल्स को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डैम का कंस्ट्रक्शन। चलिए, मैं भी अब इसको बताना चाह रहा हूँ कि तो हाँ, अब आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, तो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको अल्टीमेट या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, हम क्या बढ़ाएंगे, किसके प्रोपोर्शन को बढ़ा देंगे? डाइकल्शियम सिलिकेट के प्रोपोर्शंस को बढ़ा देंगे। और अगर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए हम क्या बढ़ा देंगे? डाइकल्शियम सिलिकेट। क्या क्या? C3S। शाबाश, गुड, C3S को बढ़ा देंगे। और अगर हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए तो हम क्या किसको बढ़ाएंगे? 2S। C2S, गुड। आप समझ गए, अब आप समझ गए कंसेप्ट। चलिए, अब मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल देखिए, वो स्ट्रक्चर जिनको बनाने में टाइम लगता है, जैसे एग्जाम्पल ब्रिज में आपको कितना लगता है? 2 से 3 साल लग जाता है ब्रिज बनने में, मिनिमम 2 से 3 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर वगैरह में आप यूज करोगे C2S, डाइकल्शियम सिलिकेट, ताकि आपको धीरे 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 स्लोली प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाए। अगर वो इमीडिएट फास्ट रिएक्ट कर जाएगा तो आपका स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगा उसके अंदर। और दूसरी बात, आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आपने नाम सुना होगा, पियर ब्राज डैम। पियर ब्राज नाम सुना है ना? पियर ब्राज, ये सब नाम सुना है आप लोगों ने? ये सब यस सर, वो वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर है, जिसको हम रिवर के विड्थ के
किसके अलोंग बनाते हैं? विड्थ के अलोंग बनाते हैं रिवर पे। लॉन्ग बनाते हैं। हाँ, इसको क्यों बनाते हैं? ताकि वाटर को हम डाइवर्ट कर सकें इनटू द मेन कैनाल फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर द सप्लाइंग ऑफ वाटर इनटू द। जब कैनाल सिस्टम जब आप पढ़ोगे इरिगेशन इंजीनियरिंग में, तब वहाँ पर अपन जो विजिट करोगे। हाँ जी, रिवर ट्रेनिंग सिस्टम ये सब। हाँ, ये सब रिवर ट्रेनिंग सिस्टम, ये सब रिवर ट्रेनिंग ही है। बहुत अच्छा वर्ड आपने बोला, आपका आप रिवर ट्रेनिंग ही इसको कहते हैं। गुड। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेंथ कैसे आती है, मैकेनिज्म। आप मैंने ये आपको डिस्कस कर लिया था सीपीएस में, स्ट्रेंथ यहाँ से आती है, ये अभी आपने मैकेनिज्म डिस्कस किया था। सीएचएसएल जेल फॉर्मेशन होता है, यही मैकेनिज्म यहाँ पर है। यानी इसकी हाइड्रेशन होगी, सीएचएसएल जेल बनता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। ये स्ट्रेंथ रिस्पॉन्सिबल सीमेंट को, इसका नाम भी बताया था आपको, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉबर मोराइट जेल भी कहते हैं। इसी को टॉबर मोराइट जेल कहते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल्स एंड एसिड। ये अब आपने बोला था सर वाटर को स्टोर करने के हमें तो चाहिए स्ट्रेंथ, आपने बोला था ना किसी कैंडिडेट स्टूडेंट ने बोला था ये क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको क्या बोला, देखो रुकिए, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। ये जो है C2S अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल्स एंड एसिड, क्या पानी में केमिकल्स और एसिड होते हैं कि नहीं होते प्रेजेंट? आप जो स्ट्रक्चर में वाटर रिजॉल्व करोगे उसके अंदर तो कुछ न कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी तो प्रेजेंट रहेंगे। वो सोचो स्ट्रक्चर का रिजर्वायर जो आप स्टोर करते हो इतने हाइट पे, वो पानी स्टेगनेंट रहता है, उसमें केमिकल्स के अटैक होंगे, एसिड्स के अटैक होंगे, सबको इसको यूज करते हैं, इसके प्रोपोर्शंस को हम बढ़ाते हैं C2S को, ताकि ये हमारे सीमेंट को रेजिस्टेंस कर दे, उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, उसकी क्षमता को बढ़ा दे, ताकि अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल्स एंड एसिड। अब ये देखिए कैसे होता है। देखिए आपको मैंने क्या बताया था, जब C2S का, यहाँ पर देखिए सिंपल से ही है, C2S को जब हाइड्रेशन करते हो आप, आपको मैं पीछे भी समझाया था, C2S के साथ यहाँ C2S सेम वैसे मैकेनिज्म है। CHSL जेल बनता है, CHSL जेल का फॉर्मेशन होता है जो कि स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, और इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी लिबरेशन होता है, एंड लिबरेट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2। ये आपका सीमेंटेशियस कंपाउंड है, ये आपका साथ में ये क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिबरेट कर रहा है। और ये CHSO, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फायदा भी है और नुकसान भी है, इसका दोनों है, इसका फायदा भी है, इट्स हार्मफुल ऑल्सो एंड यूजफुल ऑल्सो। अब कैसे फायदा ये है, इट विल इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम का बेसिसिटी को बढ़ा देता है। अब बेसिसिटी बढ़ने से क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ने से रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन बढ़ जाता है। यही तो यहाँ पे ये आपको मैंने समझाया था, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोरोजन यहाँ पे था, यहाँ पर ये हाँ, कि आपको रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोरोजन बढ़ जाता है इसका, इसकी वजह से बेसिसिटी बढ़ जाता है स्ट्रक्चर में, आपके सिस्टम में, इसकी वजह से कोरोजन बढ़ जाता है ना, कोरोजन भी बढ़ता है। अब मुझे ये बताइए, बरसात में ये फ्लो भी कर जाता है, ऐसा नहीं है ये साथ में रह भी जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लो भी कर जाता है। इस एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग। नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, लीचिंग, लीचिंग वर्ड सुना है आप लोगों ने? व्हाट डू मीन बाय लीचिंग? टेक्निकली इसको लीचिंग बोलते हैं, जिसमें फ्लो आउट होता है। लीचिंग क्या होता है? गाय बैठ जाना सर, वही। नहीं, वो तो फिर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर होता है सर। क्या सर वो पानी बरसता है तो जो मिट्टी का कटना कुछ होता है। नहीं, मिट्टी का कटना से लीचिंग नहीं होता है, उसको तो इरोजन कह सकते हैं बाबू। नहीं सर, वो तो डिफरेंट टर्म हो गया इरोजन। लीचिंग हाँ, शायद लीचिंग, मैं लीचिंग में पानी से कटते नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जा रहे हो सही, बारिश से ही होता है, लीचिंग ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर का कारण होता है। देखिए वो बिल्कुल होता है कि क्या होता है उसके कारण, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, उसके कारण क्या होता है लीचिंग में, बताइए। आपने बोला लीचिंग पानी की वजह से क्या होता है, पानी की वजह से क्या होगा, वहाँ पर घर बन जाता है पानी की वजह से, पोरस हो जाए। पोरस हो जाएगा। लीचिंग का मतलब होता है, देखिए आप मेनली देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में, ये एक तरह से आप देखोगे इसमें क्या होता है, मिनरल्स जो होता है, जो मिनरल्स होता है ना प्रेजेंट, उसका वॉश आउट को कहते हैं लीचिंग। या किसी भी टाइम में बात करते हो आप, जैसे सॉइल में आपने बोला कि सॉइल में सर वो बह जाता है पानी, लेकिन ये मिनरल्स बहता है, सॉइल नहीं बह जाता है, क्या बहता है, मिनरल्स का बहता है। जैसे आपके सॉइल कैसे होते हैं, सॉइल से जो नॉर्थ ईस्ट में जो आपके एरिया हो गए, या अपने आगरा हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, यहाँ पे लीचिंग एक्शन ज्यादा होता है। व्हाई डोंट सी लीचिंग एक्शन मोर? बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम रेनफॉल्स वी आर अचीविंग ऑन दिस ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में हमें ज़्यादा रेनफॉल होती है, इस वजह से लीची की वजह से सॉइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर जो जितने भी मिनरल्स है उसकी वॉश आउट हो जाती है, और मेनली सिलिशियस मिनरल्स की वॉश आउट हो जाती है उस सब के अंदर में। आप समझ रहे हो? तो हमें पता है एग्रीगेट जो हमारा था वो सिलिशियस नेचर में होता है, सिलिका होता है उसके अंदर प्रेजेंट, उसकी वॉश आउट हो जाती है। आप समझ पा रहे हो? सुन रहे हो? हाँ, तो
अब देखिए यस सर। हाँ टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना। नहीं सर आइए मैं आपको 10 मिनट दूंगा सिर्फ आपका ये खत्म करके फिर मैं आपको नेक्स्ट छोड़ दूंगा ओवर कर दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट टास्क दूंगा आपको। बस ये क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको स्पीड में खींच लूँगा बाकी सब्जेक्ट बाकी टॉपिक। अब आप देखिए ये आपका आपने भी क्या देखा ये लीचिंग एक्शन हो गया इसमें। अगर फ्लो आउट हो गया तो आपके स्ट्रक्चर से बाहर देन इट विल मेक द स्ट्रक्चर पोरस। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर फ्लो आउट हो गया लीचिंग एक्शन की वजह से पोरस बना देगा। अभी किसी बच्चे ने बोला था सर पोरस बन जाता है क्या? लेकिन उसने सॉइल के टर्म में बोला था, मैं यहाँ पे इसके टर्म में बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ये पोरस बना देता है स्ट्रक्चर को। फिर हमें ये भी पता चला सल्फर का अटैक इसके ऊपर होता है। आपने पहले पढ़ा था सल्फर का अटैक होता है। सल्फर जो आपने यहाँ पे देखा था कि एक्शन में सल्फर का अटैक हो जाता है इसके ऊपर, और सल्फर का जब अटैक होगा इसके ऊपर पे तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब कैल्शियम सल्फेट जो है C3 एंड C4AF से रिएक्ट कर जाता है। जो कैल्शियम सल्फेट है वो C3A एंड C4AF जो आपने स्टार्टिंग में ये टेट्रा कैल्शियम ये C4AF और C3A इसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है क्या, कैल्शियम सल्फेट, एंड लीड्स टू द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। इससे सीमेंट के अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। आप मैंने दो कंसेप्ट समझाया। इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि हमारा कोरोजन को रोक देता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन करता है, और अगर लीच आउट हो गया तो हमारे सीमेंट के अंदर ये क्रैक्स को डेवलप कर देता है। बोलिए स्टूडेंट बच्चे, यस सर समझ में आया बात को? ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अगर किसी को कंसेप्ट प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे डैम हो गया, आपसे चीज पूछते जैसे डैम हो गया, पियर हो गया, ब्राज हो गया, ब्रिज हो गया, वहाँ पर आप सीक्वेंस फंक्शन को बढ़ा दो, आपको स्ट्रक्चर में ये काम देगा, लंबे टाइम में करेगा ये काफी लॉन्ग टाइम में। ठीक है? यस सर। अब ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट कर रहा है, कहने का मतलब ये है C2S का हाइड्रेशन जब होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट होती है, और इन कंपेरिजन टू C3S के कंपेरिजन में इसमें ज़्यादा लिबरेट होती है ना। अब तो फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है अगर C2S की प्रोपोर्शन ज़्यादा हुई तो केमिकल अटैक करते हैं CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कम हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द केमिकल एंड एसिड विल इंक्रीज। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा था, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द केमिकल विल इंक्रीज। और मोरओवर हमारी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम बन रहा है, कम लीचिंग होगी एंड हेंस ड्यूरेबिलिटी विल कम आउट टू बी मोर। तो अगर आपको ज़्यादा ड्यूरेबल कंक्रीट चाहिए या स्ट्रेंथ चाहिए लेटर स्टेज में बाद में, वी विल इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C2S। क्लियर है पूरी कहानी? यस सर। और प्लानिंग कर रहे हो आप? अब मैंने आपसे बोला था, आपसे मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा। कि बच्चे बोले था सर रेट ऑफ हाइड्रेशन किसमें ज़्यादा है। अब आप देख लीजिए रेट ऑफ हाइड्रेशन किसमें ज़्यादा है। अब आप कहीं से भी समझ जाइए इसको। देखिए रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसमें होगा, C4AF में सबसे ज़्यादा होगा, फिर C3A में होगा, C3S में कम होगा, उससे कम किसमें होगा C2S में, क्योंकि एक साल तक ये होता है, ये 1 से 2 सप्ताह में होता है, ये 24 घंटे के अंदर होता है, ये सबसे फास्ट C4AF होता है। बात समझ गए? अब बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा C3S के बाइंडिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी प्रोपोर्शन आपने मैंने क्या बताया था आपको, कितना इसका है C3S का प्रोपोर्शन कितना है, 45 to 65% होता है। ये मैंने आपको बताया था 45 to 65% है इसके प्रेजेंस सीमेंट के अंदर में। इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए, बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसके अंदर आएगी, C3S के अंदर में आएगी। उसका नेक्स्ट किसमें होगा, C2S में से 15 से 35% होता है, और उसके बाद नेक्स्ट किसमें होगा, C3A में, फिर नेक्स्ट C4A में। सबसे कम बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसका है, मैंने कल ही बताया था, इसका वर्स्ट सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज का कोई यूज नहीं है इन पर्पस का, ये फालतू का है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ अब देखिए मैंने आपको कल बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक एडवांटेज है, इट मेक्स द पीएच ऑफ कंक्रीट अराउंड 13। ये पीएच यानी बेसिक, आपको पता है एसिडिक कब होता है, स्ट्रक्चर में आप कब का, तो कोई वाटर एसिडिक या बेसिक नेचर है, क्या रेंज होता है एसिडिक? लेस देन 7। एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है बोलते चलिए, और बोलिए बेसिक कब होता है? सर जब हाइड्रोजन
तो एसिडिक हो जाता है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो बेसिक हो जाता है। ठीक है। और बोलिए इसका वैल्यूज बताइए। वैल्यू सर, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा तो बेसिक सर। अब मैंने क्या बोला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा नेचर का होता है, बेसिसिटी को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है। और ये बेसिसिटी कितना है, 13 के अराउंड लेकर आता है कंक्रीट में। इसके इंक्रीजेस इस रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। आपको मैंने समझाया मैकेनिज्म की, कैसे कोरोजन को ये रोक रहा है, आपको मैंने बता दिया था इसका मैकेनिज्म कैसे कोरोजन को रोकता है। ये इसकी बेसिसिटी बढ़ने की वजह से ये कोरोजन को रोक देता है उसके अंदर में। अब वो दूसरी बात मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, कई बार लीचिंग हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लीचिंग होता है। लीचिंग कितना होता है, इज अबाउट 20 to 30% इन ओबीसी। इतना परसेंट लीच हो जाता है, यानी वॉश आउट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका वॉश आउट हो जाता है 20 से 30%। बात समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, इसलिए हम कहते हैं C3S के परसेंटेज को हम लोग घटा देते हैं सीमेंट के अंदर में, और C2S को इंक्रीज कर देते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो, आप C3S का प्रोपोर्शन क्या कर दोगे उसके अंदर, रिड्यूस कर दोगे, एंड यू विल इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C2S इफ यू आर मेकिंग एनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सच एज डैम, ब्राज, ब्रिज, रिवर। बनाते हो रिवर के अंदर में आप लोग, तो आप उसमें क्या करोगे, C2S के प्रोपोर्शन को क्या कर दोगे, यू विल इंक्रीज इट एंड यू विल रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ C3S। एंड रेट ऑफ सेटिंग की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन, अब यहाँ देखिए, उससे पहले मैंने आपको ये बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। आप ये आपका पूरा के पूरा खत्म हो गया आपका टर्म। आप ये याद है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर है CHSL जेल। इसकी क्या काम है, यही मेन इसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये मैकेनिज्म आपको मैंने समझा दिया है इसमें, ये आप याद रखेंगे इस पूरे मैकेनिज्म को। और यही सेम चीज़ जो मैंने समझाया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सब चीज़, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो रिएक्ट्स विद सल्फेट, वही मैंने आपको समझाया था, प्रेजेंट होता है उसके साथ, रिएक्ट करता है उसके साथ, फॉर्मेशन करता है कैल्शियम CaSO4 का, जो कि फर्दर जो ये सीमेंटेड ड्यूरेबिलिटी को क्या करता है, हटा देता है। ये मैंने आपको सब समझा दिया, सारा चीज़ मैकेनिज्म है इसके अंदर। ये नोट्स सफिशिएंट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप लोग टेंशन न लें, ये मैं सारा नोट्स, ये सारा नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप सफिशिएंट है, मच मोर देन एनफ, दिस इज नॉट द बेस्ट नोट्स। तो आप अभी तक मैं सीमेंट के बारे में पूरा स्टूडेंट पढ़ गया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका हाइड्रेशन वगैरह, जो आप पूछ रहे थे कोई स्टूडेंट सर क्या होता है प्रोपोर्शन हाइड्रेशन वगैरह, रिसार डेज वगैरह सब हम देखेंगे क्या क्या प्रोपोर्शन होता है इसका, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या क्या होता है, सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक में कहीं भी कोई दिक्कत समझ में आ रही है सब बात? सर आ रही है। यस सर। ये आप ये टॉपिक देखिए, थोड़ा सा क्या है इसके अंदर, मैं इसलिए एक साथ लेके चल रहा हूँ। सीमेंट के सारे आपको मटेरियल्स बारे में पढ़ना है, पहले उसका पूरा टेस्टिंग को भी पढ़ा दे रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग के ईजी हो जाए। आप लोग बार बार कंफ्यूज ना करो, हाँ ये करना है फिर वो पढ़ना है, ऐसे कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ आपको, फिर मैं टेस्ट समझा दूँगा इसका पूरा टेस्ट प्रोसीजर्स। ओके, सीमेंट में क्या क्या टेस्ट करोगे? हाँ, अभी तो ये अब ओवर करते हैं, आपका नेक्स्ट क्लास आप थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मैं फिर आपका देता हूँ फिर क्लास, वही कब 2:15 में कर दूँ? यस सर।